नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे क्राउन का सेट नंबर 8। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 7 सेट देखें पूरे विस्तार के साथ, और पूरे अच्छे से हम लोगों ने सेट को समझने का कोशिश किया है। उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे अगला सेट। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये कश्मीर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। ये कनिष्क कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किया था वसुमित्र ने। किसने किया था? वसुमित्र ने। और यही चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान शाखा में। चलिए अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। ऑप्शन नंबर ए, जमाली जो उसका दामाद था। जमाली जो उसका दामाद था। वहीं बात करें महावीर, तो महावीर जी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व इनका जन्म होता है। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। और इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुलेमित नहीं है। देख लेते हैं। कुषाण ने स्वर्ण एवं ताम्र मुद्राएं चालू की थी, बिल्कुल सही। गुप्त वंश स्वर्ण एवं रजत, ये भी सही। सातवाहन वंश स्वर्ण, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन शासकों के द्वारा चांदी, तांबा, सीसा के सिक्के जारी किए थे। संभवतः इन लोगों ने स्वर्ण के सिक्के जारी नहीं किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, शेर शाह का उत्तराधिकारी था। तो शेर शाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। कौन? इस्लाम शाह था, जो उन्होंने शेर शाह का मकबरा को जो सासाराम में है पूर्ण करवाया था। वहीं बात करें तो शेर शाह हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था 1539 में, चौसा का युद्ध। फिर 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं को इन्होंने परास्त करके 1540 में गद्दी पर बैठा था। शेर शाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में कलिंजर अभियान के दौरान हो गई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। तो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था सिरारे अकबर के नाम से। ऑप्शन नंबर डी, सिरारे अकबर के नाम से। हम लोग जानते हैं दारा शिकोह या शाहजहां का पुत्र था। दारा शिकोह और औरंगजेब। दारा शिकोह और औरंगजेब में उत्तराधिकार को लेकर 3 युद्ध हुए थे, और तीनों युद्ध में दारा शिकोह की पराजय हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाला था। तो औरंगजेब के बाद उत्तर मुगल काल प्रारंभ हो जाता बहादुर शाह प्रथम ने। किसने? बहादुर शाह प्रथम ने सत्ता संभाला था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। वहीं बात करें तो इसके बाद वायसराय को, इसके बाद गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय बना दिया गया। क्या बना दिया गया? वायसराय बना दिया गया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। है अभिनव भारत समाज। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने किया था? वी.डी. सावरकर ने। वी.डी. सावरकर ने। अनुशीलन समिति अरविंद घोष। अनुशीलन समिति अरविंद घोष। गदर पार्टी लाला हरदयाल। और स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4, 1, 2, 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निठुर बर्बादी है। हम लोगों ने देखा है किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना संसद के एक अधिनियम बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत किस वर्ष की गई। तो ये कब किया गया? 2007 में। ऑप्शन नंबर सी, 2007 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो हम लोग जानते हैं पाकिस्तान से सीमा जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। और इसके अलावा लद्दाख से भी सीमा साझा होती है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न है निम्नांकित युगों में से किसका सुमेल नहीं है, यानी कौन सही सुलंबित नहीं है। ये दर्रे हैं बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश सही है, नाथुला सिक्किम ये भी सही है, भोरघाट हिमाचल प्रदेश ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी भोरघाट दर्रा ये महाराष्ट्र में, कहाँ है महाराष्ट्र में, यही भोरघाट दर्रा से मुंबई और पुणे के बीच सड़क और रेल मार्ग है। वहीं पालघाट केरल में ये भी सही। चलिए देखते अगला प्रश्न है सिलवासा राजधानी है, तो वर्तमान में सिलवासा किसी की राजधानी नहीं है। सिलवासा पहले दादर नगर हवेली की राजधानी हुआ करती थी। 26 जनवरी 2020 से दादर नगर हवेली और दमन द्वीप का विलय कर दिया गया और इसकी राजधानी हो गई दमन। कहाँ राजधानी हो गई, इस सब की राजधानी कहाँ हो गई, दमन। चलिए दोस्तों देखते अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषण है, यानी सर्वाधिक प्रदूषित है। तो हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी। दामोदर नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है। कारण क्या है, तो इसके किनारे विस्तृत कोयला खनन क्षेत्र का होना, जिसके आधार पर कई सहायक उद्योग जैसे लौह इस्पात सीमेंट उद्योग ये सारे इसके किनारे अवस्थित है, जिसके कारण यह नदी निरंतर प्रदूषित होती जा रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है। तो भारत को 5 कितने जोखिम अंचलों में विभाजित किया है, 5 जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है महानदी पर निर्मित बांध का नाम क्या है। तो महानदी पर निर्मित बांध का नाम है हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा बांध, हीराकुंड बांध, जो कहाँ है, जो उड़ीसा में है। किस राज्य में है, उड़ीसा में यह बांध है। इस बांध से जहां 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, वो महानदी के द्वारा लाई गई भयंकर बाढ़ की आपदा को नियंत्रित किया जाता है। चलिए दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है। तो रस्ट रोग। ऑप्शन नंबर डी, ये कवक से फैलता है। गेहूं में रस्ट रोग कवक से होता है। वहीं बात करें रस्ट, ये 3 पार्ट में होता है। एक काला कीट्स जो गेहूं के तने में, वहीं भूरा कीट्स ये गेहूं के पत्तियों में, और वहीं येलो कीट्स ये गेहूं के पौधे के पत्तियों में पट्टी के रूप में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है खनिज और उसके जिले में निम्न जोड़ों में से कौन सा सही है। तो सही है देख लाइमस्टोन कैमूर, ये यही सही। ऑप्शन नंबर ए लाइमस्टोन कैमूर। वही माइका अबरख की बात करें तो ये बिहार के नवादा जिले से, बिहार के नवादा जिले से। वहीं बात करें क्वार्टजाइट्स, तो ये क्वार्टजाइट्स ये किस जिले में, तो क्वार्टजाइट्स का भंडार लखीसराय जमुई और मुंगेर इस जिले में है। वहीं बात करें लेड और जिंक, तो लेड और जिंक बांका और रोहतास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो मणिकरण बिजली संयंत्र यह हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश में। और वहीं बात करें तो यहाँ का तापमान जो है 96 डिग्री सेल्सियस, 96 डिग्री सेल्सियस। हम लोग जानते हैं भूतापीय ऊर्जा जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा जब थोड़ी ऊपर आ जाती है तो वहाँ जो है वहाँ के पानी जो है क्या हो जाते हैं, उसमें जो है वह वाष्प बन जाते हैं और उसी से जो है भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से होता है। तो स्वर्ण चतुर्भुज तो ये है राजमार्ग के विकास से। ऑप्शन नंबर ए। देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने बृहद राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण प्रारंभ की। देश की अब तक की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना का क्रियान्वयन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है। इसके प्रथम चरण के अंतर्गत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के जो 4 महानगरों है उसको जोड़ना है, जो लगभग 5846 किलोमीटर के आसपास है। चलिए देखते हैं। प्रश्न है माउंट एटना है, तो माउंट एटना क्या है, यह एक ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर सी। माउंट एटना एक ज्वालामुखी है जो इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तटीय क्षेत्र में स्थित है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो कौन सी झील है, तो वह झील है विक्टोरिया झील। ऑप्शन नंबर सी विक्टोरिया झील यह जो है तंजानिया और युगांडा के बीच सीमा साझा करती है। वहीं बात करें विक्टोरिया झील का विस्तार तंजानिया, युगांडा और केनिया में है। वहीं सुपीरियर झील यह कहाँ है, तो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील अमेरिका में है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं।
90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो 90 ईस्ट रिज यह हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी 90 ईस्ट रिज यानी 90 डिग्री पूर्वी कटक हिंद महासागर में स्थित एक कटक है जो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के नज़दीक एवं इसकी समानांतर लगभग 5000 की लंबाई में विस्तृत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। मांजुली द्वीप, कौन सी द्वीप? मांजुली द्वीप। चलिए देखते हैं। और अगर इसके बारे में जानना हो तो मांजुली द्वीप इसका कुल क्षेत्रफल है 352 वर्ग किलोमीटर 352 वर्ग किलोमीटर। वर्ष 2018 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा असम सरकार के सहयोग से मांजुली द्वीप को रोरो सेवा प्रारंभ की गई, जिससे मांजुली द्वीप तक शेष भागों से संपर्क और भी बेहतर हो सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया, तो ये किस में स्पष्ट किया? केशवानंद भारतीवाद 1973 में। ऑप्शन नंबर बी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित केशवानंद भारतीवाद में किया और यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद की संविधान संशोधन करने की क्षमता व्यापक है, किंतु यह असीमित नहीं है। संसद कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करने वाली हो। चलिए देखते अगला प्रश्न। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? तो ये किस वर्ष सृजित किया? 1951। ऑप्शन नंबर ए 1951 में। संसदीय सचिव का प्रमुख कार्य होता है कैबिनेट मंत्रियों एवं प्रधानमंत्री की सलाह करना। अगला प्रश्न है प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामित की गई है वह कौन सी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नरगिस दत्त। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी? तो दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ बनी थी गोलकनाथ केस। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। इसमें कुल 11 सदस्यों का खंडपीठ बना था। वहीं सबसे अधिक केशवानंद बनाम केरल राज्य में कुल 13 सदस्यों का खंडपीठ बना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? देख लेते हैं। वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, यही सही नहीं। ऑप्शन नंबर ए। ये चयनित नहीं, ये नियुक्त होते हैं। राज्यपाल के द्वारा ये क्या होते हैं? नियुक्त किए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, तो क्षेत्रीय परिषदों का सृजन कैसे हुआ? संसदीय कानून के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी संसदीय कानून के द्वारा। राज्य मान्यता कानून 1956 के तहत संसदीय कानून के द्वारा क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गई थी। इस कानून के तहत 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था। वर्तमान में अभी क्षेत्रीय परिषद की संख्या 6 हो गई। कितना हो गई है? 6 हो गई है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया जो गठित करने वाले थे, तो मंडल आयोग का गठन किसने किया था? तो मोरारजी देसाई ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। किसने? मोरारजी देसाई उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। और ये किसकी अध्यक्षता में? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया था 1979 ईस्वी में। पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए इसका गठन किया था। इस आयोग ने आरक्षण की सीमा 50% निर्धारित की थी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? तो कौन सा? 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन के तहत ही मतदाता यानी वोट देने का अधिकार का उम्र 21 से घटा के 18 वर्ष किया गया। 21 से घटा के 18 वर्ष किया गया। और ये संविधान संशोधन हुआ कब था? 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले निम्न में से पहले व्यक्ति कौन थे?
तो हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया। उन्होंने विदेश मंत्री के रूप में 1977 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में भाषण दिया था। इसके बाद 2000 ईस्वी में इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में भी हिंदी में उसे संबोधित किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानवाधिकारों में से नहीं है? तो देख लेते हैं कौन नहीं है। स्वतंत्रता और समानता बिल्कुल ये है। जीवन तथा स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है। शिक्षा का अधिकार ये भी है। निजता का अधिकार ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ये जो है सूचीबद्ध नहीं है। अगला प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल नाम से संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल ये किस नाम से संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। ऑप्शन नंबर सी क्योटो प्रोटोकॉल ये हुआ कब था? तो ये जापान के क्योटो शहर में 1997 ईस्वी में हुआ था। 1997 ईस्वी में हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। करेंसी नोट प्रेस किस शहर में स्थित है? तो करेंसी नोट प्रेस ये जो है देवास में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश के देवास में। वहीं महाराष्ट्र के नासिक और पश्चिम बंगाल के सालवोनी और कर्नाटक के मैसूर में भी प्रिंटिंग करेंसी नोट प्रेस है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन का मुख्यालय कोलकाता में है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है। तो ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी वित्त मंत्रालय के द्वारा इसे 4 चरणों में तैयार किया जाता है। आहरण एवं संवतीकरण, वहीं अधिकारियों द्वारा अनुमानों को तैयार करना, विभागों तथा मंत्रियों द्वारा समीक्षा व समेकन करना, वित्त मंत्रालय द्वारा समीक्षा, विवादों का निपटारा और वित्त मंत्रालय द्वारा समेकन और मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन। उक्त चरणों के पश्चात वित्त मंत्रालय व्यय पक्ष के बजट अनुमानों को समेकित करता है। फिर अनुमानित व्ययों के आधार पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के परामर्श से राजस्व अनुमान तैयार करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में इनमें से कौन सा योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहे? तो अभी तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष इनमें से कौन नहीं रहे? तो मनमोहन सिंह रहे थे, प्रणब मुखर्जी भी रहे थे, पी चिदम्बरम नहीं रहे थे। ऑप्शन नंबर सी। और ये मोटेंग सिंह अहलुवालिया ये भी रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मनमोहन सिंह। या 1985 से 87 तक। वहीं प्रणब मुखर्जी की बात करें 91 से ये जो है 81 से ये 91 से लेकर 96 तक। और वहीं अहलुवालिया की बात करें 2004 से 14 तक उपाध्यक्ष रहे थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और ये मैथ से प्रश्न है। ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:2 में है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 9:4 होता है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटा दिया जाता है तो यह ए और बी तो घटाया जाता है तो ए और बी का अनुपात क्या होगा? तो ये आसान सा सवाल है। कह रहा 5:2 है। इसमें दोनों में जोड़ दिए आप 4, दोनों में 4 इसमें जोड़ दिए। इसको x मान लेते हैं हम लोग। अगर x मान तो 5x ये 2x, दोनों में 4 जोड़ देते हैं तो अनुपात मेरा कितना हो जाता है? 9:4। इसे आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। सोल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 3:1। 3:1 ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। रेनू मीनू की आयु समान है। तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी? इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा 10 वर्ष। 4 साल बाद सोनू की आयु 10 वर्ष होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 45 लीटर के एक मिश्रण में तरल A और तरल B का अनुपात है 7:2। 7:2। यदि मिश्रण में B का 11 लीटर मिलाया जाए, तरल B का 11 लीटर मिलाया जाए तो नए मिश्रण में तरल A और B का अनुपात क्या होगा? A और B का अनुपात क्या होगा? इसे भी बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5:3। 5:3। अगला प्रश्न है। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। तो
5 बढ़ जाता है तो ये पूछता है कि इससे पहले उनका औसत कितना था, इससे पहले उनका औसत कितना था। तो देख लेते हैं इससे पहले उनका औसत कितना था, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 11वें टेस्ट मैच में जो रन बनाएगा वह वर्तमान औसत और जो वृद्धि हुआ है और जो पूर्व की संख्या है, वृद्धि को पूर्व की संख्या में गुना करके वर्तमान औसत में हम लोग जोड़ देंगे। तो अभी उन्होंने 11वें टेस्ट में 100 रन बनाए और वर्तमान औसत निकालना है, इसे वर्तमान औसत रहने देते हैं। और इसमें हम लोग इसके वृद्धि जो हुआ 5 की वृद्धि हो जाती है, 5 की वृद्धि हो जाती है और पूर्व की संख्या कितनी थी, तो 10 थी। तो 10 बच्चे 50, इधर ले आएंगे माइनस कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ए और बी के वेतनों का योगफल 43,43,000 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान हो तो ए का वेतन कितना होगा। उनके वेतन का योगफल बता रहा है इतना है। ए की बचत बराबर बी का खर्च, इसमें दिया हुआ ए की बचत बराबर बी का खर्च। तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, लाइसोसोम की खोज किसने किया था। तो लाइसोसोम की खोज किसने किया था, डी डुब्बे ने, ऑप्शन नंबर बी। किसने किया था, डी डुब्बे ने इसकी खोज किया था। कब, 1958 ईस्वी में। और ये होते कैसे हैं, ये गोलाकार होते हैं। कैसे होते हैं, गोलाकारमय होते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। तो वर्तमान में सबसे अधिक उपग्रह शनि के हैं। किसके हैं, शनि के पास वर्तमान में 82 उपग्रह है। कितने, 82 उपग्रह। इससे पहले बृहस्पति को हुआ करते थे, उनके पास 79 उपग्रह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। एटीपी का निर्माण होता है, तो एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी खोज अल्टमैन ने किया था। किसने किया था, अल्टमैन ने किया था। अगला प्रश्न है, केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी। तो केस्कोग्राफ यंत्र की खोज किया था जगदीश चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर ए। किसने, जगदीश चंद्र बोस ने इसका खोज किया था। कब किया था, 1928 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो ग्रहों के गति का नियम दिया था केपलर ने, ऑप्शन नंबर बी। किसने दिया था, केपलर ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो यह होता है 0.001, ऑप्शन नंबर डी। या तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻³ mm, 10⁻। प्रश्न है, एक एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है। तो ये मान होता है 6.022 × 10⁻23, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्वाइडेन एवं स्वान ने, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस तापमान पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमानों का मान समान होता है। तो किस पर होता है, -40 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। -40 डिग्री पर सेल्सियस और पैमाने और फ़ारेनहाइट का पैमाना का मान समान होता है। चलिए अगला प्रश्न है, कवक में संचित भोज्य पदार्थ है। तो कवक में संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है, तो ये होता है ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में, कवक में भोजन संचित होता है ग्लाइकोजन के रूप में। अगला प्रश्न है, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है। तो उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर बी। कितना, 90 डिग्री होता है। और क्षैतिज तीव्रता 0 होती है। इसकी क्षैतिज तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो हम लोग जानते हैं जांघ की हड्डी होती है फीमर, जांघ की हड्डी फीमर। चलिए अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है। तो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है, तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रोटॉन धन आवेशित कण होता है, जबकि न्यूट्रॉन आवेशहीन कण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी। तो जेनेटिक कोड की खोज किया था हरगोविंद खुराना ने, ऑप्शन नंबर डी। किसने किया था, हरगोविंद खुराना ने किया था। अगला प्रश्न है, बांस किस कुल का पौधा है। तो बांस किस कुल का पौधा है, यह घास कुल का, ऑप्शन नंबर बी। किस कुल का,
घास कुल का पौधा है। अगला प्रश्न है, कार के पीछे यातायात के दृष्टि अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का उपयोग किया जाता है, यानी कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, किसका? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न है, परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था, यानी परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने इसकी खोज किया था। कब किया था? 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में खोजा था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। भंजक, तो भंजक पेट्रोलियम, प्रगलन ताम्र, हाइड्रोजीकरण किसका? तो खाद्य वसा का, और वल्वीकरण से रबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। तो स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? एमालेज। ऑप्शन नंबर बी, एमालेज, जिसका स्रावन कहाँ से होता है? पेनक्रियास से होता है, अग्नाशय से होता है। अगला प्रश्न है, कोलेकेल्सीफेरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। तो ये किसका सामान्य नाम है? तो हम लोग जानते हैं ये विटामिन डी का सामान्य नाम है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य कानून को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये कौन सा राज्य शीर्ष पर है? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है? ये शामिल किया है गीता गोपीनाथ। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जेरूसलम डिक्लेरेशन जो हाल ही में खबरों में रहा, इजराइल और किस देश के बीच एक रणनीतिक समझौता है? तो हम लोग जानते हैं यह किसके बीच? इजराइल और अमेरिका के बीच। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, WHO ने हाल ही में किस प्रकोप को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इंटरनेशनल कंसर्न यानी PHEIC घोषित किया है? तो किसका प्रकोप से? तो ये हो जाएगा मंकी पॉक्स के प्रकोप से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2021 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने की घोषणा किया है? तो किसने छोड़ने की घोषणा किया है? रूस ने किया है। ऑप्शन नंबर ए। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी के नवनियुक्त प्रमुख के अनुसार रूस 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ने का फैसला किया। रूस और अमेरिका ने ISS पर काम किया है, जो वर्ष 1998 से पृथ्वी की कक्षा में घूम रही है। अगला प्रश्न है, बाजरा मैन ऑफ द इंडिया निम्नलिखित में से कौन है? यानी किसे बाजरा मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है? डॉक्टर खादर वली को बाजरा मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भारत में पहली बार फीडे शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी की है? तो भारत के किस राज्य ने इसकी मेजबानी किया है? तो ये तमिलनाडु ने इसकी मेजबानी किया। ऑप्शन नंबर सी। किसने? तमिलनाडु ने। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। आधारभूत शिक्षा और लेखन के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये पुरुष हॉकी 2023 की मेजबानी, ये जो है इसकी मेजबानी ये ख़त्म हो चुका है। ये कहाँ संपन्न हुआ है? तो उड़ीसा में संपन्न हुआ। ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में संपन्न हुआ है, उड़ीसा के बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। कब? 12 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस हाथियों को उनके सामने आने वाले विभिन्न खतरों से बचाने और उनके संरक्षण पर केंद्रित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च किया है? ये किसने लॉन्च किया है? असम सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी। इसका उद्देश्य वंचित बच्चों को 10 महीने के लिए प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना। 10 महीने के बाद बच्चों की शिक्षा की समान प्रणाली में एकीकृत किया जाएगा। इस परियोजना के तहत छात्रों को मुफ्त मध्याह्न भोजन, वर्दी और
पुट पुस्तकें दी जाती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये किस राज्य ने? छत्तीसगढ़ राज्य ने। ऑप्शन नंबर डी। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि गांधी जयंती पर इस परियोजना का शुभारंभ किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और गौथान को आजीविका का केंद्र बनाना। इस कार्यक्रम के तहत प्रथम वर्ष में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में पहला ऐसा पार्क कांकेर जिले में बना है, जिसका नाम गांधी ग्राम रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस ये 19 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। दुनिया की पहली तस्वीर फ्रांस के वैज्ञानिक जोसेफ निस्फोर निप्से ने खींची थी। इसका शीर्षक था व्यू फ्रॉम द विंडो एट ली ग्रेस, और उसी के अवसर पर 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन इटली की पहली प्रधानमंत्री बनने वाली है? ये इटली की पहली प्रधानमंत्री बनी है। कौन बनी है? तो जियोर्जियो मेलोनी। ऑप्शन नंबर ए। जियोर्जियो मेलोनी बनी है इटली की पहली प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सोलर फर्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बन गया है? तो भारत में सोलर फर्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी बनी है अमेजन। ऑप्शन नंबर बी। कौन बनी है? अमेजन बनी है। अमेजन लगभग 420 मेगावाट की संयुक्त क्षमता के साथ 3 सौर फार्म स्थापित करेगा। यह पहली बार होगा जब कोई ई कॉमर्स कंपनी भारत में सोलर फार्म स्थापित करेगी। इसके अलावा कंपनी भारत के 14 शहरों में 23 नए सोलर रूफटॉप परियोजनाएं भी स्थापित करेगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो किसका लाइसेंस रद्द किया है? लक्ष्मी सहकारी बैंक। ऑप्शन नंबर ए। लक्ष्मी सहकारी बैंक इसका जो है लाइसेंस। प्रश्न है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? महिला क्रिकेटर। ये कौन बनी है? ये बनी है हरमनप्रीत कौर। ऑप्शन नंबर डी। हरमनप्रीत कौर। और इन्हें सितंबर 2022 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया था। सितंबर 2022 का। अगला प्रश्न है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान जहां चीतों को लाए गए, नामीबिया से चीते लाए गए हैं, यह किस राज्य में है? यह मध्य प्रदेश में। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का क्या नाम है? तो इस पोर्टल का नाम है भविष्य। क्या नाम है? भविष्य। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2018 से 20 के दौरान भारत में मातृ मृत्यु दर MTR क्या है? तो मातृ मृत्यु दर क्या है? तो ये मातृ मृत्यु दर था 97 प्रति लाख जीवित बच्चों में 97। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो नई चेतना अभियान ये ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी। इनके द्वारा यह शुरू किया गया है। यह सभी जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू किया गया एक अभियान है। इसका उद्देश्य है महिलाओं को हिंसा को पहचानने और रोकने तथा उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूपी की पहला महिला पुलिस आयुक्त बनी है लक्ष्मी सिंह। कौन बनी है? लक्ष्मी सिंह। ऑप्शन नंबर सी। यह 2000 बैच की अधिकारी है जो गौतम बुद्ध नगर में आलोक सिंह का स्थान लेंगी। इन्होंने स्थान ले लिया है और यह नवंबर 2022 से अपने कार्य संभाल रही है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने मुंबई की धारावी पुनर्विकास परियोजना की 5069 करोड़ की बोली जीती है? तो ये किस कंपनी ने जीती है? अडानी समूह ने। ऑप्शन नंबर ए। अडानी समूह ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संग्रहालय ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2022 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीता है छत्रपति शिवाजी महाराज। ऑप्शन नंबर वास्तु संग्रहालय। ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न है, पुरुषों के फुटबॉल विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी बनने वाली कौन है? तो ये कौन बनी है? तो ये बनी है स्टेफनी फ्रापाट। ऑप्शन नंबर बी। स्टेफनी फ्रापाट। फ्रांस की स्टेफनी फ्रापाट फीफा
वर्ल्ड कप में इन्होंने पुरुषों के टूर्नामेंट में पहली बार रेफरी की है और ये पहली महिला रेफरी बन गई है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा दिए गए एक पुरस्कार में कौन सा पुरस्कार है? तो ये कौन सा पुरस्कार है? ये सब गोपाल सिंह नेपाली पुरस्कार, ये भी नलिन विचोलन शर्मा पुरस्कार, ये भी उपेंद्र महारथी पुरस्कार, ये भी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है वेन्यू वन नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? तो वेन्यू वन पर्यटक स्थल यह राजगीर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। वेन्यू वन एक कृत्रिम जंगल है जो बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है। यह बांस का जंगल कभी राजकीय उद्यान हुआ करता था। अजात शत्रु ने यह विहार खासतौर पर भगवान बुद्ध को उपहार में दिया था ताकि श्रद्धालु उनके आसानी से दर्शन कर लाभ प्राप्त कर सके। इसलिए वेन्यू वन को विश्व का पहला बौद्ध विहार होने का भी गौरव प्राप्त है। याद रखेंगे, वेन्यू वन राजगीर नालंदा में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में छात्र परिषद की स्थापना किनके प्रयासों से हुई थी? तो बिहार में छात्र परिषद की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है बीपी मंडल बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो बीपी मंडल बिहार के मुख्यमंत्री 1968 ईस्वी में बने थे, ऑप्शन नंबर ए। और ये बिहार के 7वें मुख्यमंत्री बने थे। 1 फरवरी 1968 को इन्होंने शपथ लिया था और 30 दिनों के बाद इन्हें अपना पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। अगला प्रश्न है जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ी के पास कौन सी नदी 2 शाखाओं में बट जाती है? कौन सी नदी बढ़ती है 2 शाखाओं में? फल्गु नदी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत प्रत्येक वार्ड में कितने सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना है? तो कुल 10, एक वार्ड में कुल 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न है जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के कितने सरकारी स्कूलों में रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे? तो ये 1890 स्कूलों में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल 515 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा? तो ये किस जिले में? बिहार के बक्सर में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, और प्रश्न है मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने दिया? यानी मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसने दिया था? स्तंभे पावो ने, ऑप्शन नंबर सी। किसने? स्तंभे पावो ने। विलुप्त होमोनिन और मानव विकास के लिए जीनोम के संबंध में उनकी उपलब्धियों के लिए फिजिक्स या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए दोस्तों, ये था क्राउन का बहुत महत्वपूर्ण सेट। इसमें सारे सब्जेक्ट करेंट से भी प्रश्न है, मैथ से भी प्रश्न है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सेट है। पूरा वीडियो आप लोग अच्छे से देखिए। अगर वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।